स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ लीलाधर जगुड़ी का जीवन परिचय। लीलाधर जगुड़ी आधुनिक साहित्य में, आधुनिक कविता के जो विभिन्न काव्य धाराएं चली उनमें उनकी पहचान नई कविता जो प्रयोगवाद के बाद में उत्तरार्ध कविता को प्रयोगवाद नई कविता आंदोलन जो चला, नई कविता के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। और उसके बाद समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में लीलाधर जगुड़ी का नाम गिना जाता है और बड़े ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं आधुनिक काल के। अब बात करते हैं लीलाधर जगुड़ी का जन्म कहाँ हुआ। लीलाधर जगुड़ी के जन्म को लेकर जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी की गई है उसमें 1944 दिया गया है, लेकिन और कुछ और पुस्तकों में, विभिन्न गाइडों में भी 1944 जो है उनका जन्म वर्ष बताया गया है। लेकिन उन्होंने स्वयं उत्तराखंड दूरदर्शन के एक चैनल पे स्वीकार किया कि 1960 में उनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ और उस समय वो 20 वर्ष के थे। और अन्य बहुत सारे जो है उनके बारे में विकिपीडिया पे या अन्य पुस्तकों से जानकारी मिली है, तो उनका जो है ज्यादातर लोग स्वीकार करते हैं कि उनका जन्म 1940 में हुआ है। हम यहाँ पे जो लीलाधर जगुड़ी ने उत्तराखंड दूरदर्शन पर जो स्वीकार किया है उनको सत्य मानकर चल रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1940 को धंगड़ गांव पड़ता है, जिला टिहरी और क्षेत्र है गढ़वाल, उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन बाद में उत्तराखंड राज्य बना। आइए बात करते हैं उनकी शिक्षा। 11 वर्ष की आयु में वो घर छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण उनकी प्राथमिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। और लेकिन बाद में उन्होंने जो है अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की और MA स्नातकोत्तर जो है हिंदी विषय में, हिंदी साहित्य में उन्होंने पास किया। आइए बात करते हैं उन्होंने जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य किए। 1961 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। वो गढ़वाल रेजिमेंट के एक प्रमुख सिपाही के रूप में जो है भर्ती हुए थे और देश की सेवा की। उसके बाद 1966 से 1980 तक लीलाधर जगुड़ी ने जो है अध्यापक का कार्य किया और बाद में अध्यापन कार्य के बाद उन्होंने लोक सेवा आयोग की सूचना जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जो है लखनऊ में कार्य किया। और अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य बने, तो फिर बाद में वो देहरादून जो है इस की ऑफिस में आ गए और वहां सूचना जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया। आइए बात करते हैं उन्होंने संपादन कौन कौन सी पुस्तकों का, कौन कौन सी पत्रिकाओं का किया है। हमारे आखर, गढ़वाली में अक्षर को, वर्ण को आखर बोलते हैं। हमारे आखर ये पत्रिका थी, प्रवेशिका इसको कहते थे। और उसके बाद कहानी के आखर इस पत्रिका का संपादन किया। और उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक पत्रिका जो आज भी प्रकाशित होती है उसका नाम है उत्तर प्रदेश पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन कार्य किया। और आइए बात करते हैं इन्होंने जीवन में अपने जो कार्य किए, जो साहित्य रचना की, अपने रचना संसार पे जो है उनको किन किन जो है सम्मानों से या पुरस्कारों से नवाजा गया, बात करते हैं। सबसे पहले जो है रघुवीर सहाय जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनके नाम से कोई सम्मान चला और वो रघुवीर सहाय सम्मान लीलाधर जगुड़ी को मिला है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला और 2004 में पद्म श्री पुरस्कार इनको मिला है। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने लिखना कहां से शुरू। प्रारंभ में लीलाधर जगुड़ी जो है गढ़वाली बोली में लिखते थे, जो हिंदी की ही एक बोली है, हिंदी भाषा की एक बोली में गिनी जाती है गढ़वाली। और बाद में जो है हिंदी में लिखना शुरू कर दिया और 1960 में जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था उत्तराखंड दूरदर्शन चैनल पे एक जो है साक्षात्कार में, तो वो
बताते हैं कि 1960 में उनका पहला काव्य संग्रह जो है प्रकाशित हुआ था, जब वो 20 वर्ष के थे। आइए जानते हैं प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। विशेषकर कवि के रूप में ये हमारे सामने हैं और कुछ पत्रिकाओं का, पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर आए। आइए बात करते हैं प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी। शंखमुखी शिखरों पर, ये इनका काव्य संग्रह है। नाटक जारी है, बड़ा सुप्रसिद्ध जो है काव्य संग्रह है। इस यात्रा में अभी रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में, ईश्वर की अध्यक्षता में, वह खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है आदि काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह के नाम से ही प्रतीत होता है कि ये जो है वर्तमान परिवेश और वर्तमान व्यवस्था पर जुबान जो है, इनके शब्द जो है पैना दृष्टिकोण रखते हैं। आइए बात करते हैं इनके साहित्य की या काव्यगत विशेषताओं की। सबसे पहले लेते हैं वर्तमान परिवेश का वर्णन। जो परिवेश इन्होंने देखा, समकालीन कवि हैं, उसी परिवेश का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। वर्तमान परिवेश ऐसा हो गया कि सत्य को कोई भी बाहर नहीं आने देना चाहता और हर व्यक्ति इस परिवेश में, वर्तमान परिवेश में एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जो है वो दबा हुआ है, उनकी जुबान दबी हुई नजर आती है। इनकी बहुत सुप्रसिद्ध कविता है स्वतंत्र जुबान। उसमें बताते हैं कि उसने तय किया, स्वतंत्र जुबान की जो कथानक है, उस कविता के कथानक के अनुसार कि दो व्यक्ति हैं, उनकी बातचीत जो है उसको जो है दिखाया गया है कि उसमें कहता है कि उसने तय किया ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी न जाए। सामने वाले व्यक्ति ने तय किया कि उसकी जुबान पकड़ी न जाए, जो कई मामलों में पहले ही दबी हुई थी। कारण है कि हर व्यक्ति कोई किसी नाते, कोई किसी नाते, कोई किसी कार्य के कारण, कोई किसी अवसर के कारण किसी न किसी से जो है वो दबता रहता है, उसकी जुबान स्वतंत्र नहीं है और सत्य जो है उजागर नहीं हो पाता और झूठ पे ही लीपापोती जो है वर्तमान परिवेश में चलती रहती है। उस वर्तमान परिवेश पर जो है व्यंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं कि हर व्यक्ति की, इसके बाद कई मामलों में उसकी जुबान दबी हुई थी। उसके बाद आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो विशेषता है आधुनिक जीवन का यथार्थ। कि आधुनिक जीवन का यथार्थ यही है कि लोग बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी से, गरीबी से जो है दुखी हैं और सरकार भले काम कर रही है, लेकिन लोगों को गुजारे लायक जो है, जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी नहीं दे पा रही। एक कविता है इनकी, ईश्वर और आदमी की बातचीत। उस कविता में बताते हैं कि वो काल्पनिक जो है कथानक लिया, उसमें कि भगवान और मूर्ति बेचने वाला विभिन्न मेलों में, विभिन्न जगहों पर जमीन पर चटाई लगा के या दरी बिछाकर जो मूर्तियां बेचते हैं छोटे छोटे खिलौनों के रूप में, तो उसमें जो है काल्पनिक दिखाकर वास्तविकता को, उस आधुनिक यथार्थ को दिखाया है कि मूर्ति बेचने वाला उसके अंदर अपने परिवार का संचालन कैसे करेगा, उस आजीविका को साधन मानकर उसको जो है देख रहा है कि ये मूर्तियां बिकेंगी तभी मेरा परिवार चलेगा। लेकिन भगवान उसे समाध करता है कि ये तो मेरी मूर्तियां, और भगवान जो है, भगवान जी उनसे पूछ रहे हैं मूर्ति बेचने वाले से, तुमने क्या व्रत रखा है कि मूर्तियों के सामने बैठे हो। उनको लग रहा है कि इस कथानक में दिखाया गया है, ये बताया गया है कि भगवान पूछ रहे हैं मूर्ति बेचने वाले से कि ये मूर्तियां मेरी हैं, तुम्हें क्या चाहिए। और लोग भी जब मुझे पूछते हैं तो तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसके ऊपर व्यंग किया गया उस कविता में को वो मूर्ति बेचने वाला कहता है कि जो 5वीं योजना में ही नहीं, पंचवर्षीय योजना जो 5 बार 1952 में शुरू हुई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1972 में है, कि जिसके बड़े जोर शोर से उन दिनों नारे लगे थे, गरीबी हटाओ उन्मूलन पर जो है बड़े जो है राजनेताओं में बातचीत हो रही थी। लेकिन उस चीज को जो है गरीबी हटाओ के लिए जो मूवमेंट जो चल रहा था, उन चीजों को 5 वर्षीय योजना में जो है शामिल नहीं किया गया। 1972 में पंचवर्षीय योजना जब चलाई गई, और तो कहते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना में ही नहीं है, तुम मेरी गरीबी दूर कैसे कर सकते हो। तो
तो वह कैसे दे सकते हो, कि भगवान भी कैसे दे सकता है जो पंचवर्षीय योजना में नहीं। आगे कहता है जबकि मेरा कोई व्रत नहीं है, मैंने व्रत नहीं रखा, फिर भी मैं भूखा हूं। कारण है कि वर्तमान में यथार्थ ये है कि लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। तो मूर्ति बेचने वाला उस समाज के, उस आम लोगों की जो जीवन शैली है, जीवन में जो कष्ट हैं, जो वो वास्तविकताओं को झेल रहे हैं, उस चीज को जो है प्रस्तुत करता है, उन सब गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और भगवान जी जो है, जो काल्पनिक आधार दिया गया उसके ऊपर जो है व्यंग किया गया कि व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है, लोग जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। आइए बात करते हैं अगली विशेषता की, व्यंग्य का प्रयोग। इन्होंने अपनी कविताओं में व्यंग्य का प्रयोग किया है और बहुत बड़ी जो कविता इनकी है स्वतंत्र जुबान, उसमें कहते हैं कि ऐसा व्यवस्था पर व्यंग किया है कि हर व्यक्ति इस समाज में या हर राजनीति में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता जो है वो सत्य से परे जाता रहा है और वास्तविकताओं से दूर जाकर वो जो है लीपापोती पे लगा हुआ है, खुशामद करने में लगा हुआ है, चमचागिरी में लगा हुआ है। इसलिए तो स्वतंत्र जुबान कविता में कहते हैं कि यह सारी धुंध इस सारे धुएं को चाटना चाहता था, जैसे ताजे ब्याहे पशु अपने बच्चे को चाटते हैं उसे समर्थ बनाने के लिए। यानी कि वो लिप्पापोती में लगे रहते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी की खुशामद कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है। ये आज का जो है यथार्थ है और इस व्यवस्था पर, वर्तमान समाज के प्रचलन पर, वर्तमान समाज की जो है जो चाल है उसके ऊपर व्यंग किया है कि चाहे राजनीति में हो, चाहे अफसरशाही में हो या किसी भी विभाग में हो, हर जगह छोटा कर्मचारी बड़े कर्मचारी की, छोटा नेता बड़े नेता की खुशामद करने में लगा हुआ है और वो वैसे ही अपने को जो है वैसे ही चाट रहे होते हैं एक दूसरे को। मतलब चाटना शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि खुशामद के लिए, चमचागिरी कर, यानी कि वो चमचागिरी कर रहे हैं अपने से बड़े कर्मचारी की, अपने से बड़े अधिकारी की, जिससे कि जो है बहुत सारे कार्यों में व्यवधान पैदा होते हैं और सही तरीके से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। आगे चलते हैं अगली विशेषता की, प्रगतिवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी दृष्टिकोण जो है इन्होंने जीवन में अपनाया और ये अपने जीवन में और अपनी कविताओं के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य को जो है हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ठहराव है, भले ही एक कहावत है कि एक जगह पड़ा पत्थर भारी होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना चाहिए। इनकी कविताएं बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, उसके माध्यम से बताया कि जो ठहराव है वो जो है गंदगी को जन्म देता है, और जबकि चलना परंपरा का काम है कि आप जीवन में अगर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं तो आप परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, आप जो एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अगर आप एक जगह ठहर गए तो आप में बहुत सारे विकार आ सकते हैं। इस प्रकार की जो है साहित्य इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। उसके बाद सामाजिक विषमताओं का वर्णन। सामाजिक विषमताओं में चाहे स्त्रियों की स्थिति हो, गरीब की स्थिति हो, या बेरोजगारों की हो, या पूरे देश का जो परिदृश्य है, वहां जो है उन विषमताओं से जकड़ा हुआ पड़ा है समाज। और परिवार की खाड़ी में जो है, भले ही मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज में रहते वो इतना जकड़ दिया गया आपसी रिश्ते नातों ने जो है उसको, वो स्वतंत्र जो है निर्णय नहीं ले पाता। और वो कहते हैं कि परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर मेरा जहाज खड़ा है। जो लंगर डालते हुए कील के सहारे जो है बेल और या रस्सों से जो जहाज बांधे जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य परिवार या समाज से रूपी उस कील से ऐसा बंधा हुआ है कि वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता। और समाज में इतनी विसंगतियां जागी, बहुत सारी जो है प्रतिभाओं को जो है अपनी प्रतिभा को स्वाहा करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको अपनों के लिए, परिवार के लिए, उनके अनुसार उनका जीवन जीना होता है। आइए बात करते हैं प्रकृति चित्रण की। प्रकृति से कोई भी कवि अछूता नहीं रहा और लीलाधर जगुड़ी जो है समकालीन कविता के प्रमुख कवि तो हैं ही, साथ में उनका जो गृह क्षेत्र है गढ़वाल और राज्य है उत्तराखंड, जो प्रकृति
से जो है हरा भरा है, भगवान की देन है इस राज्य पर। तो इन्होंने जो है अपनी कविताओं में आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण इनकी कविताओं में किया है। लगभग प्रत्येक कविता में उत्तराखंड की छटा देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि भाषा शैली की। भाषा शैली जो है इन्होंने जो है उस दूरदर्शन उत्तराखंड के एक साक्षात्कार में भी स्वीकार किया था कि जो इंटरव्यू लेने वाले थे, साक्षात करने वाले, उनका एक सवाल था कि आप गढ़वाली में ही क्यों नहीं लिखते। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गढ़वाली में लिखता था पहले, लेकिन अभी भी गढ़वाली के बहुत सारे शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूं। और इन्होंने अपनी स्थानीय शब्दावली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अपनी कविताओं में जो गढ़वाली के बहुत सारे शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हिंदी के शब्द इन्होंने खुलकर इस्तेमाल किया है। हिंदी इनकी मूल रूप से भाषा है इनके साहित्य की। इसके बाद उर्दू फारसी के शब्दों का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है और इनकी भाषा भावानुकूल है और बिल्कुल शांत, यानी कि एक तरह से शालीनता से चलती है और चित्रात्मक रूप हमें दिखाई पड़ता है इनकी भाषा में। और इन्होंने बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है और अपनी भाषा के माध्यम से ये जो है चुटकियां लेते हैं। चुटकिलापन इनकी भाषा में दिखाई पड़ता है। ये इनकी भाषा का प्रमुख जो है गुण है। और इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। काव्य का मुक्तक रूप जो है अधिक देखने को मिलता है। कहीं कहीं प्रबंधात्मकता को भी इन्होंने स्वीकारा, लेकिन अधिकतर जो है इनकी कविताओं में काव्य का मुक्तक रूप दिखाई पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि लीलाधर जगुड़ी के जीवन परिचय पर ये छोटा सा व्याख्यान आप बच्चों के या विद्यार्थियों के बहुत सारे जो सवाल होंगे लीलाधर जगुड़ी के जीवन से, उनके साहित्य से या उनकी रचना संसार से जुड़े हुए होंगे, उन सभी छोटे छोटे सवालों का हल इस व्याख्यान से आपको मिलेगा। धन्यवाद।